नमस्कार दोस्तों, आप हैं हर्ष काफर के साथ और प्रस्तुत है एक छोटी सी कहानी पहाड़ के वेक्टर और रोडवेज का कंडक्टर। रमेश दिल्ली की गाड़ी में बैठा था। जब मैंने उससे टिकट मांगा तो बस एक वही नौताड़ सा लगा मुझे। मेरे बोलने के लहजे से पहचान गया था कि मैं भी पहाड़ी हूं। तो बड़े प्यार से झेंपते हुए बोला, दाजू पहली बार जा रहा हूं, बस अड्डे पर ही उतारना। कोई और होता तो कह देता बस अड्डे पे ही जाती है, मगर रमेश की आंखों में टूटा हुआ पहाड़ देखकर कहा, होई भुला फिकर नहीं कर। जब हापुड़ के पास बस रुकी थी तो उसे अपने कस्बे की याद आ गई। बचपन से तो सुनता आ रहा था वो यही डायलॉग। हापुड़ के पापड़ और उसके कस्बे के झापड़ बहुत फेमस थे। फिर वही आनंद विहार, वही कसमकस की किस मित्र को फोन किया जाए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, करोल बाग, सहादरा, ये सब हुआ पहाड़ी परसों की तरह। इतना तो घुमाता ही है शहर, किसी इलेक्ट्रॉन की तरह। लेकिन रमेश इसे संघर्ष का नाम देकर अलंकृत नहीं करना चाहता था। दिल्ली में उसे एक नौकरी मिल गई थी ड्राफ्टमैन की, 15,000 रुपए प्रति महीना, या थोड़ा स्टैंडर्ड के साथ बताया जाए तो $53 प्रति सप्ताह। सबसे सस्ता कमरा भी 3500 रुपए का ढूंढ ही लिया था उसने, रोहिणी सेक्टर 7 के नाहरपुर गांव में। एक चटाई जो दोस्त के कमरे से उठा लाया था, बेचारे अब जमीन पर बैठ के खाना खाते होंगे। 2-3 मोटी किताबें जो तकिया बनाने के काम आती थी, 5 लीटर वाला पेट्रोमैक्स, 2-4 बर्तन, एक बल्ब, 300 रुपए का कूलर का पंखा, और रमेश रहते थे उस रूम में। और हाँ, उस पेट्रोमैक्स में 75 रुपए प्रति लीटर गैस कैसे छोड़ सकते हैं? आखिर उसकी तनख्वाह से ही तो 200 रुपए का आयतन घेरती थी वो। रमेश की दिनचर्या कुछ यूं थी कि सुबह ऑफिस जाए, कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं खींचकर ये ज्ञात करे कि कितनी जमीन पर कितने टैंक बनाए जा सकते हैं। थोड़ा आसान भाषा में कहें तो दिए गए क्षेत्रफल के लिए लगाए जाने वाले टैंकों का आयतन निकालना। रमेश के लिए बहुत आसान काम था ये। वो पहाड़ में खेत देखकर बता देता था कि कितने नाली का खेत है और इसमें कितने कुथाव धान निकल आएंगे, कितने गट्ठे पराल होगा। उसके हिसाब से ही तो लूटे की लंबाई तय होगी। लुटानी का क्षेत्रफल भी तो लगभग निश्चित ही होता है। रमेश का काम पांडे जी को बहुत पसंद आता था। पांडे जी रमेश के बॉस भी थे और मालिक भी। पांडे जी स्वयं भी पलायन का शिकार थे, मगर उनके पलायन से लखनऊ खाली नहीं हुआ था, ना ही लखनऊ की तहजीब या संस्कृति खत्म होने की कगार में थी। पांडे जी रमेश को उस दिल्ली के किस्से सुनाते थे जो ख्वाब हो चुकी थी। जैसे कल ही की बात हो कि 12 खंबा रोड से टहलते हुए निकले और 10 पैसे का पानी खरीद लिया। तब दिल्ली नई दिल्ली नहीं, पुरानी दिल्ली हुआ करती थी। यमुना के ऊपर बना वो लाल लोहे का पुल तब भी था, मगर उसके नीचे एक नदी बहा करती थी। खैर छोड़ो, आज तो पांडे जी ने ऑनलाइन एयर प्यूरिफायर ऑर्डर करवाया था रमेश से, और साथ ही बुक करने को कहा था पटना की 2 टिकट। हाय हवाई जहाज। लेकिन रमेश अपना कौतूहल छुपाना चाहता था पांडे जी से। दरअसल एक प्रोजेक्ट आया था बिहार के दरभंगा में। जहाज पे पांडे जी ने रमेश को खिड़की की तरफ बैठा दिया, जैसे बोल रहे हो, बेटा देख ले दुनिया। जब जहाज बादलों के ऊपर से गुजरा तो रमेश को लगा नीचे 12 खंबा रोड है और ऊपर चौखंबा, क्योंकि बादलों को इतने पास से उसने मध्य महेश्वर से चौखंबा के ऊपर देखा था। आज उसे समझ भी आ गया था कि दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश एक ही अक्षांश पर होने के बावजूद दिल्ली से हिमालय क्यों नहीं दिखता। फिर सोच के हंसने लगा कि जिस शहर में 100 मीटर पर आदमी नहीं दिखता, वहां से क्या हिमालय दिखेगा। पटना से दरभंगा पहुंचे तो रमेश को ऐसा लगा कि जैसे बाढ़ आने के बाद धीरे धीरे जीवन पटरी पर लौटता है। कुछ इस किस्म का नजारा था जैसे प्रेमचंद्र की कहानियों में गांव होता है। स्थिति इतनी खराब कि उसे लगा कि अच्छा, गरीबी इसे कहते हैं। उसकी आंखें उस शहर को देख रही थी, मगर दिमाग में तुलनात्मक फिल्म चल रही थी पहाड़ों की।
आंखों के आगे कच्चे मकान घुटनों भर पानी में डूबे हुए, टूटी हुई छतें और दिमाग में पहाड़ के कमेट से पुते हुए पक्के मकान, उनकी स्लेट वाली पत्थर की छतें जिन पर ककड़ी और मांस की बड़ियां सूख रही होंगी। वो शहर को देखता हुआ इतना खो गया था कि उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। सफेद फूल बेचती बच्चियां, फल बेचता हुआ आदमी, शाम गहराने लगी थी और वो बाजार के दूसरे छोर पर खड़ा था, जहां एक बूढ़ी औरत एक टोकरी में कुछ सब्जियां लिए बैठी थी, शराब के खाली पौवे का लैंप जलाए हुए। रमेश ने पूछा, अम्मा ये क्या भाव दिया? वो लौकी क्या भाव दी? वो रमेश के फॉर्मल जूतों की तरफ देखकर हर चीज का दाम बताती रही और फिर दर्द भरी आवाज में बोली, बाबूजी कुछ लीजिएगा भी या सिर्फ दाम ही पूछिएगा? रमेश चुप रहा। रमेश को कुछ नहीं चाहिए था। उसे जो चाहिए था उसे वो छोड़ आया था। रमेश बहुत देर डूबा रहा जीवन संघर्ष की कहानियों में। रमेश ये भी सोच रहा था कि क्या ये वही मगध है जिसकी गाथाएं गाई सुनाई जाती हैं? नई दिल्ली तो सड़ी दिल्ली हो गई है, तो फिर उसके पहाड़ का क्या होगा? एक जमाना था जब उसका पहाड़ तिब्बत से व्यापार का केंद्र हुआ करता था। अब ना व्यापार रहा ना ही तिब्बत। धीरे धीरे उसका पहाड़ सामरिक गतिविधि का केंद्र हो गया है। भगवान भला करे भगवान का कि अभी भी लोगों में आस्था बची है। सभी धामों में चहल पहल है। रमेश जो देख रहा है और जो जी रहा है उसमें से कुछ भी संघर्ष नहीं है। वो जानता है संघर्ष तो है किसी मरी हुई नदी को जीवित कर देने में। संघर्ष है नए विचार की रूपरेखा तैयार कर उसे धरातल पे लाने में। किसी शराब के खाली पौवे से लैंफू बनाने में। और संघर्ष की आवाज तो उसने सुनी ही थी, बाबूजी कुछ खरीदिएगा भी या सिर्फ दाम ही पूछिएगा? अभी शहर शहर गांव गांव घूम रहा है रमेश, पर वो समझने लगा है कि वो घूम नहीं रहा है, घुमाया जा रहा है। अर्थ कुछ भी निकले मगर अभी अर्थ का विभव बहुत मजबूत है, क्योंकि पांडे जी ने खुश होकर उसकी तनख्वाह 3000 रुपए बढ़ा दी है, लगभग $10 प्रति सप्ताह। क्या रमेश अर्थ के विभव को समझ पाएगा या ध्वस्त करना चाहेगा मुद्रा के मूल्य को, या फिर उसके कदम जेंटलमैन बनने की ओर बढ़ रहे हैं? परसों ही आनंद विहार में बस अड्डे पे मुलाकात हुई थी उससे। किसी महिला मित्र को सी ऑफ करने आया था। उसकी आंखों में महंगा चश्मा चढ़ा था, ठीक से नजरें नहीं मिल पाई। भगवान जाने चश्मे के पीछे टूटा हुआ पहाड़ बन रहा है या बिखर रहा है। आप सुन रहे थे एक छोटी सी कहानी, पहाड़ के वेक्टर और रोडवेज का कंडक्टर। धन्यवाद।